औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर को अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारा चैप्टर 5 है फर्स्ट ईयर का, और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए और बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो हमने क्लियर करने हैं, जिनमें विस्कोसिटी आ जाता है। विस्कोसिटी एक टॉपिक है जो कि हमने क्लियर करना है। फिर उसके बाद हम लोग सरफेस टेंशन जो है वो इसमें पढ़ेंगे। बाकी कुछ बच्चों का ये इशू आ रहा था कि उन्होंने कहा कि वीडियोस जो है ना उनकी क्वालिटी बहुत लो होती है, तो मतलब ये कि जो वर्डिंग है वो नज़र नहीं आती। तो आप वीडियो को 180 रेजोल्यूशन पे सेट करें तो वीडियो जो है वो आपको सही विजुअल होगी। अगर आप 180 रेजोल्यूशन पे नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें धुंधलाहट होगी थोड़ी बहुत, तो क्योंकि ये कैमरा थोड़ा पीछे होता है तो इस वजह से ये जो वर्ड्स हैं ये सही कैप्चर नहीं होते। इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद मैं काम करूँगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम दें तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे। लेकिन अभी ये है कि आप जो वीडियो है उसको 180 रेजोल्यूशन पे देखा करें तो उसमें ईज़िली आपको नज़र आ जाएगा। फिर इसके बाद सबसे पहले हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले टॉपिक का नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हम कहते हैं किसी भी लिक्विड के फ्लो करने में जो स्पीड होती है इसको विस्कोसिटी कह सकते हैं, ठीक है। या फ्लो में जो कम तेज़ी दिखाने वाला जो फ्लूइड होता है उसको हम विस्कस फ्लूइड कह देते हैं। जैसे हनी की एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास हनी होता है या हमारे पास वाटर है, इन दोनों की एग्जांपल लें, दोनों को एक यानी कि एक गिलास से दूसरे गिलास में शिफ्ट करें तो दोनों में से जो हनी है वो देर से शिफ्ट होता है। तो इसकी वजह यही है कि हमारे पास बेसिकली विस्कोसिटी जो है ना यहाँ पे इफेक्ट कर रही है उसको। विस्कोसिटी किसे कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं जो फ्लो ऑफ लिक्विड में जो रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस, यानी इसको हम विस्कोसिटी कह सकते हैं। उसके अलावा किसी भी लिक्विड के जो ईज ऑफ फ्लो है, ठीक है, ईज ऑफ फ्लो या ईज ऑफ स्लाइड पास्ट, यानी एक लिक्विड दूसरे लिक्विड की लेयर के ऊपर स्लाइड पास करता है तो उसकी स्लाइड पास करने की जो मतलब कि हमारे पास कहते हैं कि जो एबिलिटी है इसको हम विस्कोसिटी कह देते हैं, या इसको मेजर करना विस्कोसिटी कहलाता है। ये हम नॉर्मली हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ओस्टोवार्ड विस्कोमीटर। उस ओस्टोवार्ड विस्कोमीटर के ज़रिए जो हम इसको मेजर करते हैं। अगर आपने गौर किया हो, मैं आपको एक स्केच बनवाता हूँ। अगर आपने गौर किया हो कि आप पानी पी रहे हो, पानी पीने के वक्त आपके पानी में थोड़ा बहुत कोई ऐसा पार्टिकल जो कि अनवांटेड पार्टिकल है जिसे आप ड्रिंक नहीं करना चाहते, तो वो बीच में मौजूद हो, तो वो आप क्या करते हैं कि अगर वो ऊपर वाली लेयर में हो ना, बिल्कुल ऊपर वाली लेयर में, तो सीधा आपके मुंह की तरफ आता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा नीचे हो ना, लो यानी कि गिलास में थोड़ा सा बॉटम में हो या बीच में मिड में हो, तो वो इतना जल्दी आपकी तरफ ट्रैवल नहीं करता। जैसे ही ऊपर वाली लेयर्स आप पी लेते हैं, ऊपर वाली लेयर्स स्लाइड ओवर कर आती हैं, जैसे ही उसकी बारी आती है तो वो उसमें आगे आता है। और जो बॉटम पे जो चीज़ मौजूद होती है वो बिल्कुल एंड पे, या आप चाय पीते हैं तो चाय पीते वक्त जो पत्ती होती है बिल्कुल एंड पे या बॉटम पे मौजूद होती है। तो आप देखते हैं कि पहले जब आप चाय पी रहे होते हैं तो आपके चाय नॉर्मली लिक्विड आपके मुंह में जा रहा होता है, लेकिन पत्ती आपके मुंह में नहीं जाती। जैसे ही आप चाय ख़त्म करते हैं तो जो आखिरी सिप होता है उसमें सारी पत्ती आपके मुंह में चली जाती है। तो इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि लिक्विड में फ्लो में लेयर्स फ्लो कर रही होती हैं, लेयर बाय लेयर जो है ना वो लिक्विड फ्लो करता है। तो जो सबसे टॉप वाली जो लेयर होती है ना वो फास्टेस्ट फ्लो करती है, फास्टेस्ट, ठीक हो गया। और ये थोड़ी सी स्लोअर होती है, ठीक हो गया, स्लोअर देन फर्स्ट वन, स्लोअर देन टॉप, ठीक हो गया। टॉप यानी कि ये लोअर, जो इससे लोअर वाली जो लेयर है ये थोड़ा सा स्लो होगी, ये भी स्लोअर होगी, ये भी क्या होगी, स्लोअर होगी, ये स्लोएस्ट होगी, ठीक हो गया। स्लोएस्ट जो बॉटम पे मौजूद होगी, ठीक है, स्लोएस्ट एट बॉटम। बॉटम पे जो लेयर फ्लो कर रही होगी वो स्लोएस्ट होगी, ठीक हो गया। तो इसकी मूवमेंट स्लोएस्ट होगी, ऊपर वाली की जो है ना वो फास्टर होगी, नीचे वाली की उससे कम फास्टर होगी, उससे नीचे वाली स्लोअर होगी, उससे बिल्कुल नीचे वाली बिल्कुल स्लोअर होगी। तो ये क्या वजह है? इसमें एक तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनका आपस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नीचे से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी इसमें रुकावट बनती हैं।
दूसरा, इसमें मॉलिक्यूल का जो साइज है ये भी रुकावट होता है बाज़ दफ़ा। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने इनके ऊपर काम किया, सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने इनके ऊपर काम किया था। सर आइजैक न्यूटन ने न्यूटोनियन फ्लूइड जो था उसके ऊपर, जब वो विस्कोसिटी जो है ना उसमें वो ज़ीरो करके न्यूटोनियन फ्लूइड के ऊपर जो है ना उसको स्टडी किया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे साइंटिस्ट हैं जीन लियोनार्ड मैरी पोज़ले, इन्होंने जो है ना विस्कोसिटी को बहुत ज़्यादा, और इन्होंने एक लॉ भी लिया था पोज़ले लॉ, और इस पोज़ले लॉ के मुताबिक जो हमारे पास विस्कोसिटी है उसको इसने लैमिनार फ्लो ऑफ लिक्विड से जो है वो रिलेट किया था। तो वहाँ से विस्कोसिटी का जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट सामने आया, और बाद में लेटर ऑन इसको बहुत सीरियसली देखा जाने लगा। तो हमारे पास इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो हमारे पास पास्कल पर सेकंड होता है। ठीक हो गया, पास्कल सेकंड, सॉरी। और ये पास्कल सेकंड जो है, एक पास्कल सेकंड जो होता है वो 1 ग्राम मीटर स्क्वायर मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के बराबर होता है। और ये एक यानी 1 पास्कल जो होता है, हम कह सकते हैं कि 1 पास्कल सेकंड जो है, 1 पास्कल सेकंड ये हमारे पास 10 पॉइस के बराबर होता है। 10 पॉइस, ये जो पॉइस है ये नॉन एसआई यूनिट है, और जो पास्कल सेकंड है ये हमारे पास एसआई यूनिट है। उसके बाद इसके ऊपर जो फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड के ऊपर, तो सबसे पहला है साइज एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास लो साइज वाले मॉलिक्यूल है जैसे वाटर है तो उसका फ्लो तेज़ होगा, और जो हैवियर मॉलिक्यूल हैं जिनका साइज बड़ा होता है उसका फ्लो जो है वो स्लोअर होगा। जैसे हनी और वाटर को ही देख लें, हनी और वाटर में भी इसी तरह का सीन है कि हमारे पास हनी जो है उसका साइज बिगर होता है और वाटर का साइज स्मॉलर होता है, मॉलिक्यूलर साइज। इस वजह से वाटर जो है वो फास्टर मूव करता है, और हनी जो है वो विस्कस होता है तो वो स्लोअर मूव करता है। इसके बाद इवन के हमारे पास जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये भी ज़्यादा विस्कस होता है एज कंपेयर टू वाटर के। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज का फ़र्क है। मॉलिक्यूलर साइज जो है वो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का ज़्यादा होता है वाटर से, इस वजह से। उसके बाद अगर हम आ जाएँ तो जितनी भी स्ट्रेट चेन होती हैं, मतलब कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं, जैसे एन पेंटेन है, CH3 CH2 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 CH3। अब ये जो है ना ये एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल की जो विस्कोसिटी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू दिस वन CH3, और ठीक हो गया CH3 CH2 CH3। अब ये हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, लेकिन ये विस्कस होगा। ठीक हो गया, विस्कस, ये विस्कस होगा किससे? ये इससे जो है ना विस्कस होगा, ये लेस विस्कस होगा, लेस विस्कस। ठीक हो गया, लेस विस्कस, और ये वाला जो है ये मोर विस्कस होगा, मोर विस्कस। क्यों? क्योंकि शेप, इसकी शेप में एक आउट ग्रोथ है जो कि मिथाइल की सूरत में मौजूद है, तो इसकी शेप बिल्कुल स्मूथ शेप नहीं है। स्ट्रेट चेन जो है ना हमारे पास अल्केन होते हैं, इनमें शेप जो है ना वो इरेगुलर नहीं होता, जो ब्रांच चेन होते हैं इनके इरेगुलर होता है। तो जितनी इरेगुलरिटी मॉलिक्यूल के अंदर आएगी तो फ्लो में रुकावट आएगी। तो हमारे पास जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैं वो लेस विस्कस होते हैं ब्रांच चेन अल्केन्स, क्योंकि इनके ऊपर स्लाइड पास होता है ना, स्लाइड ओवर होता है मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल दूसरे में, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर पास ओवर कर रही थी, स्लाइड पास कर रही थी। तो स्लाइड पास करते वक्त जो रुकावट होगी ना बीच में, तो वो बीच में रुकावट इस तरह के इरेगुलर शेप वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो रुकावट डालते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो जो विस्कोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी रगड़ बढ़ जाती है उसके दरमियान में, लेयर्स के दरमियान में। तो इस वजह से वो फिर जल्दी जो है ना मूव नहीं करते। ठीक हो गया, इसमें स्लोएस्ट स्पीड होती है। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जाहिर सी बात है, यहाँ पे लेयर्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो लेयर जितनी एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज उनकी स्ट्रांगर होगी, इस वजह से स्लाइड पास जो है ना वो मुश्किल होगा। तो लिक्विड जो है ना उसमें विस्कोसिटी जो है वो बढ़ेगी जब हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगी। तो H2O2 जो होता है ये मोर विस्कस होता है मेथनॉल से। मेथनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो नेटवर्क है H2O में स्ट्रॉन्गर है, मेथनॉल में वीकर है। तो मेथनॉल क्या होता है वो हमारे पास जो है ना वो उसमें जो विस्कोसिटी है उसकी वो क्या होती है, कम होती है, और इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। हमारे पास H2O का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन,
और इस तरह जो हमारे पास CH3OH ये हमारे पास जो है ना मेथनॉल का स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये वन डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा दूसरे किसी मेथनॉल के साथ, लेकिन यहाँ पे टू डायमेंशनल नेटवर्क होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वाटर के अगले वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यानी नीचे एक वाटर मॉलिक्यूल होगा तो वो इसको टू डायमेंशनली जो है ना यहाँ पे पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेटवर्क ज़्यादा है, उसमें क्या है कम है, तो इस वजह से हम कह देते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह मॉलिक्यूल जो वाटर के हैं वो मोर विस्कस होंगे एज कम्पेयर टू दैट। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर हो जाती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ से बेसिकली विस्कोसिटी बढ़ रही थी, तो अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही जब कम हो जाएंगी और वो वीकर हो जाएंगी, तो उनके वीकर होने के बाद जो है ना वो जो हमारे पास विस्कोसिटी होगी वो भी कम हो जाएगी। इसी वजह से देखते हैं कि अगर हम शहद को गर्म करें तो गर्म जो शहद होता है वो ज़्यादा जल्दी मूव करता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास ठंडा शहद होता है। उसमें क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो वो जल्दी से मूव करने लगता है, ठीक है। और इसमें वो कहते हैं कि जब हम हॉट करते हैं ना कोई भी ऐसा विस्कस लिक्विड होता है, तो उसको जब हॉट करते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगता है। तो इससे पता चल जाता है कि जो विस्कोसिटी है वो कम हो गई है, किससे, वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो गई। टेम्परेचर बढ़ाने से सिर्फ हुआ ये है कि उसके दरम्यान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो वीकर हो गई हैं, वो टूट गई हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स की वो टेंशन होती है, यानी कि वो उसका तनाव होता है, उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। यानी वैसे टेंशन को हम क्या कहते हैं, टेंशन स्ट्रेस को कहते हैं, स्ट्रेस, या हम इसको उर्दू में कहते हैं तनाव। अच्छा, अगर इसको तनाव को एक्सप्लेन करना हो तो हम ऐसा करें कि ऊपर से एक रस्सी बांधे, उसके साथ नीचे एक ईंट बांध दे, तो रस्सी में एक तनाव क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इस तनाव को टेंशन कहते हैं। वैसे सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस के मॉलिक्यूल में जो नीचे वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो इसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ, ठीक हो गया। तो इसको अट्रैक्ट करते हैं तो इस वजह से वो इनवर्ड पुल फील करते हैं, वो जो नीचे वाले मॉलिक्यूल होते हैं ऊपर वाले मॉलिक्यूल को नीचे खींचते हैं, तो इस वजह से वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो है ना वो अनइक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फील करते हैं, जिसकी वजह से वो तनाव में होते हैं। वो हर वक्त चाहते हैं कि ये सरफेस किसी तरह कम हो जाए, सरफेस एरिया कम हो जाए, ताकि वो जो सरफेस को बरकरार रखने के लिए जो उनका वर्क डन हो रहा है वो कम हो, या वो एनर्जी जो उनको लग रही है सरफेस को बरकरार रखने में वो कम लगे। तो इसमें अगर हम इसी को जिक्र करें तो ए फोर्स इन डाइंस एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू द यूनिट लेंथ ऑफ लिक्विड सरफेस, ठीक हो गया। लिक्विड सरफेस के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है वो फोर्स हमारे पास क्या कहलाती है, सरफेस टेंशन कहलाती है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये कैसे डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है सरफेस को बरकरार रखने के लिए, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है, इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। जैसी बात है, वो मॉलिक्यूल जो है ना वो सरफेस को कम कर देना चाहते हैं, लेकिन सरफेस को बरकरार भी रखना, जिस तरह सरफेस एरिया जो है ना वो कम नहीं होगा, तो वो सरफेस को बरकरार रखना पड़ेगा। तो सरफेस को बरकरार रखने के लिए उनको वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन के लिए तो एनर्जी चाहिए होती है, तो जो एनर्जी उसको लगेगी वो सरफेस को बरकरार रखने में, वो भी सरफेस टेंशन होगी। अब ये सरफेस टेंशन को सबसे पहले थॉमस यंग ने जो है ना 1805 में डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद पेरी सिमोन लैप्लास जो है, इन्होंने जो है ना वो फाउंडेशन रखा था इसका, जो हमारे पास मैथमेटिकल वर्क था सारा सरफेस टेंशन को इन्होंने किया था। उसके बाद इसमें जो और बहुत सारी चीज़ें, सरफेस टेंशन प्लस कैपिलरी एक्शन के ऊपर भी काम हुआ था, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इसके ऊपर काम किया था। उसके बाद इसमें टेंशियोमीटर इस्तेमाल होता है, यानी टेंशन मालूम करने के लिए सरफेस टेंशन। कैपिलरी राइज मेथड के जरिए भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके यूनिट्स जो हैं हमारे पास जॉल मीटर स्क्वायर इनवर्स होता है, या फिर नॉन एसआई यूनिट एक है न्यूटन मीटर इनवर्स, हम इसको कह देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक गोल सा ना आप वो बना लें, स्प्रिंग के साथ जो नहीं बना लेते, स्प्रिंग लें और स्प्रिंग के ज़रिए एक गोल सा ऐसा सर्कल बना दें, उसको सर्फ वाले पानी में डिप करें, सर्फ वाला डिटर्जेंट वाला पानी बना लें, झाग वाला, उसको डिप कर लें। डिप करने के बाद इसके ऊपर जो है ना वो फिल्म आ जाएगी इस तरह, ठीक है, ऐसे फिल्म आ जाएगी, आप देखेंगे कि इसके ऊपर फिल्म आ जाएगी।
अब आपको पता है फिल्म जो है ना ये भी सरफेस है। अब इस सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर हम फूंक मारते हैं तो ये अपनी सरफेस को तोड़ते नहीं है जब तक हम इसके ऊपर बहुत फोर्स वाली फूंक ना मार दें और ये पॉप कर जाए। तो तब तक हम इसको क्या करते हैं, सरफेस बरकरार रहती है। तो क्या होता है कि सरफेस में ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ऐसे राइट एंगल पर जो एक्ट कर रही होती है, ऐसे राइट एंगल तक जो इसका खिंचाव होता है, इस खिंचाव को हम क्या कहते हैं, इस खिंचाव को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अब इसको साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर ना आप ऐसा करें कि आप ना यही जो सरफेस टेंशन वाले जो है ना हमारे पास, यही जो हमारे पास फिल्म क्रिएट हुई है, इस फिल्म के ऊपर आप क्या करें कि इसी फिल्म के ऊपर आप ना एक थ्रेड रख दें, एक इर्रेगुलर सा थ्रेड बांध दें, धागा बांधें, और वो धागा जो है ना वो इसके ऊपर फाइबर जो है या धागा जो भी आपको मिले वो इसके ऊपर गिरा दें ऐसे। ठीक हो गया, ऐसे उसकी इस तरह की शेप होगी, गिराएंगे तो इस तरह की शेप होगी। फिर आपने बीच में इसको क्या करना है, पॉप करना है। इसको यहाँ पे पॉप कर दें, बीच वाली जो सरफेस मॉलिक्यूल है उसकी सरफेस को तोड़ दें। तो सरफेस को तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि जो बीच वाला धागा होगा वो बिल्कुल ऐसे राउंड शेप में आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो फिल्म बरकरार होगी, यहाँ पे फिल्म बरकरार होगी, लेकिन जो बीच वाली फिल्म है वो टूट जाएगी और ये बिल्कुल राउंड शेप में आ जाएगा। इसका मतलब है कि सरफेस के मॉलिक्यूल खींच रहे थे एक दूसरे को, और जैसे ही हमने बीच वाली जो टेंशन तोड़ी है ना, तो ये इस धागे को अपनी तरफ खींचने लग गए हैं, ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचने। यानी इसका मतलब है कि वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो है ना वो सरफेस को कम कर देना चाहते थे, वो एक टेंशन में थे। तो जो ही वो बीच वाले मॉलिक्यूल जो है ना हमने तोड़े हैं, उनकी सरफेस टेंशन तोड़ी है, तो इन्होंने इस धागे के साथ अपनी टेंशन को वो कर लिया, ठीक है, और धागा जो है ना वो राउंड शेप में आ गया। तो इस तरीके से अगर ये ऐसा हो जाए तो इससे भी सरफेस टेंशन को हम साबित कर सकते हैं कि सरफेस टेंशन जो है वो मॉलिक्यूल सरफेस टेंशन में होते हैं, और बीच में जो धागा है वो बिल्कुल क्या होगा, यानी इसका मतलब है कि इसमें मॉलिक्यूल्स जो है ना इस तरफ खिंचाव कर रहे हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स इस तरफ खिंचाव कर रहे हैं, ये वाले मॉलिक्यूल इस तरफ। तो हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर एक राइट एंगल के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लग रही है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वो मॉलिक्यूल सरफेस एरिया को कम कर देना चाहते हैं, लेकिन उनको सरफेस बरकरार रखनी पड़े। तो इस वक्त जो एनर्जी या वर्क डन होता है वो हमारे पास सरफेस टेंशन होता है। उसके बाद अगर हम सरफेस टेंशन को, ड्यू टू सरफेस टेंशन जो है वो लिक्विड जो है ना बैलेंस रहते हैं, ठीक है, और ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है वो ऐसे लगता है जैसे स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो सरफेस होती है लिक्विड की वो ऐसे लगता है जैसे स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, और जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो अनइक्वल फोर्स जो है ना फील कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको नीचे से तो अट्रैक्ट किया जा रहा होता है, ठीक है। ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को नीचे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, नीचे वाले मॉलिक्यूल को भी हर तरफ से अट्रैक्शन होती है, इधर से भी अट्रैक्शन होती है, इधर से भी होती है, इधर से भी होती है, लेकिन ऊपर वाला मॉलिक्यूल, ऊपर से कोई इसको अट्रैक्शन नहीं होती, तो लिहाजा नीचे वाले मॉलिक्यूल उसको नीचे खींचते हैं। ये जो नीचे खींचने हैं इसको डाइंग कहते हैं, यानी अगर ये यूनिट लेंथ है लिक्विड की तो इसको नीचे ले जाने के लिए जो फोर्स लगाई जा रही है इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो ये बल्क मॉलिक्यूल की तरफ से इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है, तो सरफेस मॉलिक्यूल जो है ना ये इनवर्ड पुल फील करते हैं, नीचे इनवर्ड पुल फील करते हैं, और इनवर्ड पुल फील करने के बाद जो है ना हमारे पास इसी इनवर्ड पुल की वजह से जो है ना सरफेस टेंशन हमारे पास आ जाती है, यानी सरफेस टेंशन इसी वजह से क्रिएट होती है। फिर उसके बाद अगर हम लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिरता है तो ड्रॉपलेट हमेशा स्फेरिकल शेप में क्यों होता है, तो वो एलोंगेटेड शेप में भी हो सकता है, वो सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकता है, वो कौन शेप में भी हो सकता है, वो हमारे पास जो ना ऐसे स्क्वायर शेप में भी हो सकता है। लेकिन आप देखें कि इस सारे में सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा है, इस पे जो सरफेस को बरकरार रखने के लिए जो मॉलिक्यूल्स लगेंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे। यहाँ पे भी सरफेस को बरकरार रखने के लिए जो मॉलिक्यूल लगेंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे, यहाँ पे भी सरफेस को बरकरार रखने के लिए मॉलिक्यूल्स जो लगेंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे, लेकिन स्फेरिकल शेप के अंदर सरफेस सबसे कम होगी, यानी सरफेस पर मॉलिक्यूल जो है वो सबसे कम होता है। सरफेस वाले मॉलिक्यूल चाहते हैं कि उनके सरफेस एरिया को कम कर दिया जाए, तो वो लिहाजा प्रेफर करते हैं कि वो स्फेरिकल शेप में हो, क्योंकि स्फेरिकल शेप में जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं वो कम होते हैं,
और सरफेस का जो एरिया है वो कम हो जाता है। इस शेप में सरफेस का एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे रहना पड़ेगा इस सरफेस को बरकरार रखने के लिए, तो वो कम से कम मॉलिक्यूल सरफेस पे रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनवर्ड पोल उसको अपनी तरफ खींचता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, तो इनवर्ड पोल अपनी तरफ खींचता है तो वो कम से कम एरिया सरफेस पर बनाते हैं। तो इस वजह से लिक्विड ड्रॉपलेट जो होता है वो नीचे जब आता है तो वो स्फेरिकल शेप में आता है। उसके बाद जो फैक्टर्स हैं इस सरफेस टेंशन के ऊपर, जो फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी। अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कम कर देंगे तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी। जैसे वाटर की है सरफेस टेंशन ज़्यादा है बेंजीन से, CCl4 से, मेथनॉल से। क्यों? क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है। टेम्परेचर जो है वो आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टूटने की वजह से सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी। उसके बाद आपको मैं एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जो कपड़ा होता है, कोई भी कपड़ा जब वो मैला हो जाता है तो उसको हम पानी में भिगो के रखें, लेकिन पानी उसके अंदर सफाई नहीं करता, यानी पानी जो है ना उसके अंदर उन पोर्स में नहीं जाता जिन पोर्स में जो है ना वो सारी मैल जमी होती है। तो क्या करते हैं हम उसमें डिटर्जेंट ऐड करते हैं। तो डिटर्जेंट एक्चुअली करता क्या है? डिटर्जेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की सरफेस टेंशन को ब्रेक करता है और सरफेस टेंशन ब्रेक करने के बाद क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स जो वाटर के होते हैं वो उस जो फैब्रिक होता है उस फैब्रिक के छोटे छोटे पोर्स में जाके मैल को निकाल के लेके आता है। वरना अगर मतलब कि सरफेस टेंशन इतनी हाई ना होती तो वो जो कपड़ा है उस कपड़े के अंदर पोर्स में भी वाटर जाता और सरफेस पे क्यों रहता है? क्योंकि वो अपनी सरफेस टेंशन नहीं तोड़ता। पानी जो है वो अपनी सरफेस टेंशन ना तोड़ने की वजह से वो उस कपड़े के पोर में दाखिल नहीं होता और उस मैल को नहीं निकालता। इस वजह से हम उसमें डिटर्जेंट ऐड करके उसके अंदर जो है वो सरफेस टेंशन को जो है वो तोड़ते हैं और सरफेस टेंशन को तोड़ के वाटर की वो फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स उस कपड़े के पोर्स के अंदर जाके उसमें से वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फिर अपनी सरफेस टेंशन तोड़ के कपड़े के जो पोर्स होते हैं उनमें चले जाते हैं और कपड़े के पोर्स में जाके उस मैल को निकाल के लाते हैं। तो इस तरह क्लींजिंग एक्शन हो जाता है। तो जो डिटर्जेंट वाटर होता है, ठीक है, पानी जब डिटर्जेंट वाटर हो जाएगा उसमें डिटर्जेंट डाल देंगे तो उसकी सरफेस टेंशन कम होगी प्योर लिक्विड से। क्यों? क्योंकि जो डिटर्जेंट है उसकी सरफेस टेंशन को कम कर देता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लिक्विड ड्रॉपलेट है वो सरफेस की फॉर्म में क्यों आता है, नीचे वो वैसे क्यों नहीं आता, मतलब किसी और शेप में क्यों आता है, स्फेरिकल शेप में क्यों आता है। तो इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इसमें से ये जो मैंने फैक्टर्स लिखवाए हैं हर एक विस्कोसिटी के लिए भी, सरफेस टेंशन के लिए भी, इन में कोई आपको दो एग्जांपल्स दे के आपको पूछा जा सकता है कि हमारे पास इसमें दोनों में से किसकी जो है ना वो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी या दोनों में किस में सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी। तो ये इस तरीके से कंपेयर करके भी पूछा जा सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।